नमो बुद्धाय साथियों, मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। आज मैं साथियों आपको पाली यानी त्रिपिटक अट्टकथाओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। साथियों, हम ये जानते हैं त्रिपिटक की जो अट्टकथाएँ रही हैं वही त्रिपिटक को सही तरीके से परिभाषित की हैं, क्योंकि त्रिपिटक में विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, विधम्म पिटक है। तो हम देखते हैं कि विनय पिटक में जो इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, किसने कहा, कब कहा गया, कब संगीतियों में लिखा गया और उसके प्रसंग क्या थे। उसी तरीके से हमारा सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में जो है हमारे बहुत सारे निकाय हैं, दीघ निकाय है, मध्यम निकाय है, अंगुत्तर निकाय है और बहुत सारे निकाय उसमें आते हैं। अभिधम्म पिटक है, तो बहुत सारे उसमें ग्रंथ हैं। तो उन सब ग्रंथों का सुस्पष्ट जो वर्णन है उस पर अट्टकथा लिख करके, भाष्य लिख करके, उसको डिफाइन करके बहुत सा प्रसंग जो है उसकी जो व्याख्या की गई है त्रिपिटक में, उसको जो है त्रिपिटक अट्टकथाओं के नाम से जाना जाता है। अट्टकथा का अर्थ क्या है, सबसे पहले मैं इसको आपको बताना चाह रहा हूँ साथियों। अर्थ जो है अत्थस कथा, यानी अट्टकथा को अत्थस कथा भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है अर्थ की कथा। अर्थ की कथा। साथियों, जो विद्यार्थी पाली भाषा से एमए किए हैं या एमए कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत लाभप्रद है। और जो लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अट्टकथा उसमें एक इकाई के तौर पे पूछा जाता है, ये उनके लिए बेहद लाभप्रद है। क्योंकि अभी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। और जो लोग बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़े हैं, वह लोग अगर अट्टकथाओं को सही तरीके से समझेंगे तो त्रिपिटक को बहुत भली भांति समझ सकते हैं। क्योंकि त्रिपिटक को समझने के लिए अट्टकथाएं बहुत मदद करती हैं। जैसे आप धम्मपद अगर आप पढ़ेंगे तो धम्मपद में जैसे आपने पहला सूत्र पढ़ लिया, मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोया मन साचे पदोत्थेन भासति वा करोति वा। तो ये कहाँ कहा गया, किसने कहा? भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में कहा या राजगीर में कहा या उन्होंने नालंदा में कहा या सारनाथ में कहा? कहाँ पे कहा और किससे कहा? वो घड़ी क्या थी, समय क्या थी, जगह क्या थी, व्यक्ति क्या था और प्रसंग क्या थी? तो वो अट्टकथाओं में ही उस चीज़ को परिभाषित किया गया है। धम्मपद जब आप पढ़ेंगे तो धम्मपद की जो अट्टकथा है, उस अट्टकथा में उस प्रसंग की व्याख्या है। अदरवाइज आप गाथा में मात्र एक दोहा ही श्लोक जो है आप उसको पढ़ के रह जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। उसके अर्थ को हो सकता है आप समझ लें, लेकिन उसकी ऐतिहासिकता है, जो उसकी हिस्ट्री है, वो नहीं समझ पाएंगे। तो अट्टकथाएं आपके वो हिस्ट्री को बताने का काम करती हैं, ज्योग्राफी को बताने का काम करती हैं, संस्कृति को बताने का काम करती हैं, प्रसंग को बताने का काम करती हैं। तो अट्ट जो कथा है, कई लोग अट्टकथा कहते हैं। अट्टकथा कहना बिल्कुल गलत है, अट्ठ कथा है वो। तो कई बार मैं भी ये गलती कर जाता हूँ। तो अट्ठ जो कथा है, इसको अत्थस कथा कहते हैं, जिसका मतलब होता है अर्थ की कथा। अट्ठ वर्णा या अत्थस वर्णा का जो अर्थ है, उसका मतलब होता है अर्थ का वर्णन, यानी अर्थ का वर्णन। अत्थस वर्णन, इसमें सा लगा हुआ, इसका मतलब होता स्पष्ट वर्णन। इसका अर्थ मतलब हो गया स्पष्ट वर्णन। अथ कथन्ति अथयुक्तं कथं, इसका मतलब होता है अर्थयुक्त कथा। इसका मतलब होता है अर्थयुक्त कथा। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए साथियों जो है। और अब ये सोचेंगे कि ये बात लिखी कहाँ गई है। कई बार प्रसंग आता है, कई बार इतना दे दिया गया कि ये जो अट्ठ कथाओं के बारे में जो ये सेंटेंस है, वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये जिस ग्रंथ से लिया गया है वो है आपका जो है दीघ निकाय का जो अट्टकथा है, उस अट्टकथा का नाम है सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी, सुमंगल विलासिनी, ये दीघ निकाय के अट्टकथा का नाम है साथियों। और इस कथा में जो है लक्षण, सुत्त, वर्णा में जो है इस चीज का
जिक्र आया, इस चीज़ की चर्चा हुई है। तो सुमंगल विलासिनी ये है किसकी अट्ट कथा है? दीघ निकाय की। दीघ निकाय, दीघ निकाय में ये नेट में एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपको कहीं भी पूछा जा सकता है कि अट्ठ कथा के बारे में, उसके अर्थ की व्याख्या के बारे में किस ग्रंथ की अट्ठ कथा में उसका वर्णन है। तो आप लिख सकते हैं कि दीघ निकाय की अट्ठ कथा है सुमंगल विलासिनी। सुमंगल विलासिनी में ये जो सेंटेंस है आया है, तो आपका आंसर करेक्ट जाएगा। और जब आप स्पीच देते हैं मंचों से, अपनी कोई बात कहते हैं अट्ठ कथा पे, तो इसका आप चर्चा जरूर कर सकते हैं। ये बहुत ही आपकी वीडियो को, आपकी बात को प्रमाणित करेगा, आपकी लेखनी को प्रमाणित करेगा। तो साथियों, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मिटाना चाहूँगा। नमो तस्स भगवतो। साथियों, अट्ठ कथा किसे कहेंगे? अट्ठ कथा वह है जिसमें जो किसी विषय वस्तु को तमाम प्रसंगों के साथ परिभाषित करे। मतलब जो किसी ग्रंथ के विषय वस्तु को साप्रसंग यानी अट्ठ कथा की परिभाषा अगर एक लाइन में कहें तो जो किसी ग्रंथ के विषय वस्तु को साप्रसंग व्याख्यायित करे कि उसमें ऐतिहासिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, सांस्कृतिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे और वैज्ञानिक कारण क्या थे। इसमें डाल सकते हैं, साइकोलॉजी वगैरह डाल सकते हैं, जो है पर्यावरण उसमें कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसको डाल सकते हैं। तो बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तमाम द्वंद्व को, वर्तमान परिस्थितियों को, उस कालखंड की, उसको आप दर्शा सकते हैं अट्ठ कथा के माध्यम से। कि दीघ निकाय में भगवान बुद्ध एक क्या नाम है, उसमें है महापरिनिब्बाण सूत्र। तो महापरिनिब्बाण जो सूत्र है, भगवान बुद्ध की अस्थियों को 8 खंडों में बांटा गया। तो पहले कौन आया, किसने लिया, ये उसमें वर्णन है, लेकिन उसका जो डिटेल है, डिटेलिंग जो उसकी है, वो सुमंगल विलासिनी जब आप पढ़ेंगे तब उसको आप पाएंगे। जिस तरह से धम्मपद के बारे में आपको मैंने बताया कि धम्मपद की जब अट्ठ कथा पढ़ेंगे तब उसके बारे में आपको जानकारी होगी। साथियों, मुझे लगता है आपका ये क्लियर हो गया होगा कि अट्ठ कथा का मतलब होता है अर्थ की कथा, जिसको अत्थस कथा कहते हैं। अर्थ वर्णना या अत्थस वर्णना का मतलब होता है किसी अर्थ का स्पष्ट वर्णन। अर्थ का वर्णन, इसका मतलब होता है अर्थ का वर्णन, इसका मतलब होता है अर्थ का सुस्पष्ट वर्णन, क्योंकि इसमें सा लगा हुआ है। अर्थ कथंति अर्थयुक्तं, कथन का मतलब होता है अर्थयुक्त कथा। जो हम धम्मपद या किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी अर्थ को स्पष्ट करके किया जाता है। और इसकी व्याख्या जो एक लाइन मैंने बताई, ये आप ध्यान में रखिए। अब साथियों, अट्ठ कथा के जो रचनाएं हैं और उनके जो रचनाकार हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अट्ठ कथाएँ जो है किसने लिखी हैं और उनके नाम क्या हैं, और वह अट्ठ कथाएँ कैसे लिखी गई, किन ग्रंथों को पढ़ करके लिखी गई, इसका विशेष चर्चा करूंगा। वीडियो ध्यान से देखिए साथियों। त्रिपिटक की जो अट्ठ कथा है उसका जो संक्षिप्त इतिहास मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथियों, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया जो है मोगलीपुत्तिस ने, यानी मोगलीपुत्तिस ने। तो मोगलीपुत्तिस ने अध्यक्षता किया और ये हुआ सम्राट अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में हुआ। अशोक मैं छोटे सा से लिखूंगा क्योंकि पाली प्राकृत भाषा में छोटा सा ही लिखा जाता है, बड़ा सा हिंदी में लिखते हैं। मोगलीपुत्तिस के समय में, सम्राट अशोक के समय में, और ये भी पाटलिपुत्र में,
पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में जब ये संगीति हुई तो उसमें निर्णय लिया गया कि ये जो थेरवादी ग्रंथ हैं, जो त्रिपिटक साहित्य हैं, त्रिपिटक साहित्य को विश्व में फैलाया जाए और इसका विस्तार किया जाए, क्योंकि त्रिपिटक साहित्य का जब विस्तार होगा तो दुनिया के लोग इसको पढ़ेंगे, जानेंगे। तो ऐसे में सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महामहेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को धम्मदान करते हुए इनको श्रीलंका भेज दिया। साथियों, भारत में श्रीलंका का अगर मैप देखेंगे तो यहाँ पे हमको श्रीलंका दिखाई देता है, साउथ इंडिया है। और साथियों, इधर वाला जो पार्ट है ये है बे ऑफ बंगाल, ये है बे ऑफ बंगाल। साथियों, यहाँ पे आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो बिहार वाला जो हिस्सा है पाटलिपुत्रा, यहाँ से मिदनापुर है, एक जगह है। मिदनापुर होते हुए पश्चिम बंगाल नाव के माध्यम से वो लोग यहाँ पे पहुँचे लंका। यानी श्रीलंका पहुँचने का जो रास्ता है महामहेंद्र का और संघमित्रा का, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से होकर के पश्चिम बंगाल की खाड़ी में वो लोग उतरते हैं। पश्चिम बंगाल की खाड़ी से नाव के सहारे वो श्रीलंका पहुँचते हैं। और श्रीलंका जब पहुँचते हैं तो जो प्राकृत भाषा हमारे यहाँ पे थी, जिसको मागधी भी कहते हैं, पाली कहते हैं, तो उस भाषा में अट्टकथाएँ लिखी गई थीं। त्रिपिटक साहित्य पर जो अट्टकथाएँ लिखी गई थीं वो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। उसको लेकर महेंद्र जो है श्रीलंका जाते हैं और श्रीलंका में इसका जो है ढेर सारा प्रचार प्रसार होने लगता है। और श्रीलंका में एक राजा थे जिनका नाम था वट्टगामणि, वट्टगामणि जो है 78 ईसा पूर्व इनका जो 78 नहीं 29 ईसा पूर्व इनका समय है। वट्टगामणि एक ऐसे राजा हुए, सम्राट अशोक जिस तरह से भारत में बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किए, ठीक उसी तरीके से राजा वट्टगामणि जो थे श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के लिए बहुत काम किए। वो श्रीलंका के एक तरह से सम्राट अशोक हैं। तो साथियों, इन्होंने बहुत काम किया और काम के माध्यम से इन्होंने जो है त्रिपिटक साहित्य का लेखन काम करवाया। त्रिपिटक साहित्य का लेखन यानी त्रिपिटक का लेखन। साथियों, त्रिपिटक का लेखन कैसे होता है मैं इसको थोड़ा बताना आपको चाहूँगा। उत्तर भारत में साथियों जो है, उत्तर भारत में ताल के पत्र जो थे, ताल के जो पत्र थे और प्लस स्याही से लिखे जाते थे। लेकिन श्रीलंका में लिखने की पद्धति उल्टी थी। अब श्रीलंका भी मैं इस तरह से लिखूंगा, आप लोग दूसरी तरह से लिखते होंगे, जो क्या नाम है, तो मैं ये इस तरह से लिखूंगा। श्रीलंका में जो है तालपत्र के साथ साथ तालपत्र को जो है लोहे की सुई से कुरेद करके लिखा जाता था। लोहे की सुई से कुरेद करके लिखा जाता था और उस पे जो है स्याही के बुरादे गिरा दिए जाते थे। तो स्याही का बुरादा उनके स्पेस में, उनके जैन में जाकर के भर जाता था और वो जब सूखता था तो ताल पत्र पे जो है उसकी जो चटक स्याही होती थी, जो गाढ़ी स्याही होती थी, वो अपना असर परमानेंटली उसमें जमा लेती थी जो है। और इस तरीके से श्रीलंका में जो है त्रिपिटक साहित्य लिखे गए और सिंघली भाषा में जो है अट्ठकथाएँ जो है लिखी गई, जो महामहेंद्र और संघमित्रा के द्वारा जो है उनके साथ जो है श्रीलंका पहुंची थी। तो छोटी सी एक यात्रा यहाँ पे है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो सिंघली अट्टकथाएँ हैं वो भारत में कैसे आती हैं रिटर्न में होकर के, और जो इतनी सुमंगल विलासिनी है और पपैये सूदनी है, ऐसे बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, जो अट्टकथाएँ हैं, वो कौन सी अट्टकथाएँ हैं और बुद्ध घोष ने उनको कितनी मेहनत से लिखा है। बुद्ध घोष की जो जर्नी है भारत से श्रीलंका और श्रीलंका से फिर भारत की जर्नी, उस जर्नी को बताना चाहूँगा कि किस तरह से उन्होंने तमाम ग्रंथों को लिखा था जो है। साथियों, त्रिपिटक साहित्य पे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अट्टकथाएँ लिखी हैं वो आचार्य बुद्ध घोष हैं। आचार्य बुद्ध घोष का जन्म जो है बिहार में हुआ था
और बिहार में इनका जन्म जो हुआ था 370 ईस्वी में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई 450 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान जो है बोध गया है, बोध गया। आप इसको उरुबेला ग्राम कर सकते हैं, उरुबेला। और ये बोधि वृक्ष जो वहाँ पे है, वहाँ से निकट ही दूरी पे उनका जो है घर था, जो है उस जगह कहते हैं मोरंड खेदक, मोरंड खेदक, मोरंड खेतक, खेदक, खेदना कहते हैं पूर्वांचल बिहार की भाषा में। खेदना मतलब किसी को भगाना। तो मुझे ऐसा लगता है मोरंड खेदक का मतलब होता है कि मोर भगाने वाला या मोर को भगाने की जो जगह थी। क्योंकि उरुवेला ग्राम एक जंगल था अपने आप में, निरंजना नदी वहाँ पे बहती थी, तो पशु पक्षी तमाम रहते थे जो है। तो हो सकता है इसका कुछ अर्थ और भी हो, लेकिन मुझे जो निकट समझ में यही था कि उनका जो जन्म है बुद्धघोष का 370 ईस्वी में हुआ, यानी 4वीं शताब्दी के वो विद्वान थे, 5वीं शताब्दी के विद्वान थे, क्योंकि वो 370 में पैदा हुए तो 30 साल वो चौथी शताब्दी में थे और बाकी 50 साल यानी कुछ 80 साल का इनका जीवन था। स्थान बोध गया है और इनके गुरु थे महास्थविर रेवत। इनके गुरु थे महास्थविर रेवत। इनका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि इन्होंने जो द्वितीय बुद्धिस्ट संगीति है उसका संचालन किए थे, लेकिन ये गुरु हैं आपके जो है 4वीं शताब्दी के। इसका मतलब कंफ्यूज में मत होइए कि महास्थविर रेवत जो हैं ये दूसरे हैं, और दूसरी जो बौद्ध संगीति है जिसका संगायन वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महास्थविर रेवत ने किया था, वो दूसरे हैं, क्योंकि इसमें कालखंड का बहुत बड़ा अंतर है। धम्म संगड़ी एक क्या नाम है ग्रंथ है त्रिपिटक का, जिसकी अट्टकथा लिखा बुद्धघोष ने अट्ठसालिनी के नाम से, और इसको दिखाया उन्होंने अपने जो गुरु थे रेवत। इनके गुरु रेवत थे और इनके जो है भिक्षु शिष्य बन गए थे, भिक्षु शिष्य बन गए थे बुद्धघोष, यानी महास्थविर रेवत के भिक्षु शिष्य बुद्धघोष बन गए। और इन्होंने धम्म संगड़ी पे जब अट्ठसालिनी अट्टकथा लिख करके इनको दिखाई महास्थविर रेवत को, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको जो है अट्टकथाएं ही लिखनी है तो आपको त्रिपिटक साहित्य पे अट्टकथा लिखने के लिए सबसे पहले आपको श्रीलंका जाना चाहिए, और श्रीलंका में जो सिंघली भाषा में अट्ठकथाएं हैं उनका आप अध्ययन कीजिए। अट्ठकथाओं का जब आप अध्ययन करेंगे तब आप त्रिपिटक साहित्य की बहुत बढ़िया से उसकी व्याख्या साप्रसंग उसका जो है प्रमाण सहित जो है आप उसको व्याख्यायित कर सकते हैं। इनके समकालीन विद्वानों में बुद्ध दत्त का नाम आता है, बुद्ध दत्त का नाम था, असंग का नाम आता है और वसुबंधु का नाम आता है, वसुबंधु का नाम आता है। ये विद्वान हैं, लेकिन जो प्रमुख अट्टकथाकार हैं उसमें बुद्ध दत्त हैं, बुद्ध दत्त हैं जिनका हम अक्सर नाम सुनते हैं, और तीसरे नंबर पे जो हैं जिन्होंने त्रिपिटक पर अट्टकथाएं ली हैं वह धम्मपाल। सबसे ज़्यादा अट्टकथाएं किसने लिखी? नेट परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अट्टकथाएं किसने लिखी, तो आप बता सकते हैं बुद्धघोष ने लिखी। अब मैं बुद्धघोष की जो द्वारा रचित अट्टकथाएं हैं उसको आपको बताना चाहूँगा साथियों, और उनकी अट्टकथाओं से पहले उनके पास और अट्टकथाएं क्या थीं जो बुद्धघोष से पहले लिखी जा चुकी थी, इसको बताना चाहूँगा। लेकिन साथियों थोड़ा सा इतिहास को ब्रीफ कर दें। जब महास्थविर रेवत ने कहा कि आपको सिंघली अट्टकथाओं का अध्ययन करना चाहिए, तो सिंघली जो अट्टकथाएं हैं वो महामहेंद्र के साथ और संघमित्रा के साथ श्रीलंका पहले पहुंच चुके थे। जिस भाषा में वो ले गए थे वो मागधी भाषा में थे अट्टकथाएं। उनको पढ़ करके सिंघली लोगों ने सिंघल में त्रिपिटक का अट्टकथा लिखा, जिसका प्रमाण जो है हमको वहाँ 3री 4वीं शताब्दी के वहाँ के शिलालेखों में मिलता है श्रीलंका के जो है। और वहाँ के जो राजा थे वट्टगामड़ी, उन्होंने बड़ा काम किया, जिसका इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो साथियों अब मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था आपसे जो है कि जब भिक्षु बुद्धघोष रेवत की बात सुन करके जो है साउथ इंडिया पहुँचते हैं, कांची एक जगह है, तो वहाँ पर वो काफ़ी सांघिक यानी थेरवादी लोग हैं,
उनसे बात करते हैं और उनको काफ़ी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो फिर वो जो है नाव पे सवार होकर के वो जाते हैं श्रीलंका की तरफ। उसी रास्ते में उनकी मुलाकात बुद्धदत्त से हो जाती है। बुद्धदत्त की उस समय एज काफ़ी थी। बुद्धदत्त ने बुद्धघोष से कहा कि आप जो है इस पे अट्टकथाएँ लिखिए, जो है बढ़िया से लिखिए, और जो भी आप अट्टकथाएँ लिखेंगे, अट्टकथाओं का जो है मैं जो उसका संक्षेप है उसका मैं विवरण ज़रूर लिखूँगा जो है। तो इनकी बात हुई, फिर ये श्रीलंका चले गए और श्रीलंका में जब वहाँ पर गए तो वहाँ पे उनको बहुत सारी मदद मिली। इनकी अट्टकथाओं से, पूर्व की अट्टकथाएं और इनकी अट्टकथाओं को मैं आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, आपने सुना होगा कि नालंदा लाइब्रेरी में, नालंदा के पुस्तकालय का अध्ययन करने के लिए नालंदा में एग्जामिनेशन के थ्रू जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही वहाँ पे लोग दाखिला लेते थे, वहाँ के विद्यार्थी बनते थे, अध्ययन करते थे। साथियों, श्रीलंका में भी इस तरह से कुछ परंपराएं थीं कि जब वहाँ पे कोई विद्वान किसी विद्वान से मिलता था, कोई बड़ा काम होता था, तो उसमें जो है वार्तालाप होती थी जो है। तो जब बुद्धघोष श्रीलंका पहुँचे सिंहली अट्टकथाओं का अध्ययन करने के लिए, तब वहाँ के विद्वानों ने उनसे कुछ प्रश्न किए कि इस प्रश्न का आप हमें जवाब दे दीजिए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो उनके जो प्रश्न थे, आपको नेट के एग्ज़ाम में, पाली परीक्षा में जब आप लेक्चरशिप का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे ये प्रश्न ज़रूर आएगा। ये आपको जो है ये सेंटेंस लिख कर के आ जाएगा और ये पूछा जाएगा कि श्रीलंका में किस विद्वान से यह प्रश्न किए गए थे, या इसका क्या अर्थ है, या उस विद्वान का नाम बताइए जो श्रीलंका में जिनसे प्रश्न किया गया था और उसके जवाब में उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो उस ग्रंथ का भी नाम मैं आपको बताऊँगा साथियों। तो आचार्य बुद्धघोष से जो प्रश्न किया गया, अंतो जटा बहि जटा जटाय जटा जटाय जटिता पजा तंतं गौतम गच्छामि को इमं विजय तये जटंग शीले पट्टिटाय नरो सपंयो चित्तं पंचंग भावयं अतापि निबको भिक्षु सु इमं विजय तये जटाति। तब उन्होंने उस समय श्रीलंका के लोगों को जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है विशुद्धिमग्गो। इसका नाम है विशुद्धिमग्गो। इसको लोग विशुद्धमग्ग भी कहते हैं और कई बार इसको बड़े सा से भी लिखते हैं। तो विशुद्धिमग्गो जो है किताब जो है, इस प्रश्न के जवाब में किसने लिखा? बुद्धघोष ने लिखा। ठीक है, आचार्य बुद्धघोष ने लिखा जो है। तो साथियों, इनके पहले कौन सी रचनाएं थी और कौन सी किताबें लिखी, उसको थोड़ा ध्यान से दिखाता हूँ आपको। साथियों, बुद्धघोष के पूर्व की अट्टकथाओं में से जो है ये 3 अट्टकथाएं हैं। विनय पिटक की अट्टकथा है कुरुंदी अट्टकथा, सुत्त पिटक की अट्टकथा है कि महा अट्टकथा, और अभिधम्म पिटक की अट्टकथा है महापच्चरी। और इनकी जो पहले की जो किताबें हैं वो खुद्दक सिक्खा है, महासिक्खा है और दीपवंश है। जब हम अध्ययन करते हैं महावंश का, तो हम देखते हैं महावंश की जो स्रोत सामग्री है, जो स्रोत हैं, वो सिंहली अट्टकथाएं हैं। सिंहली अट्टकथाएं जो है, सिंहली अट्टकथाओं का बड़ा रोल रहा है। अगर सिंहली अट्टकथाएं नहीं होती तो बुद्धघोष जो है इतनी अट्टकथाएं नहीं लिख पाते। और महावंश एक किताब है, महावंश किताब है 1837 में जेम्स प्रिंसप महोदय को जो प्रमाण मिला जो है, और टर्नर महोदय को जो है, कि देवानामपिय पियदस्सी जो राजा हैं वो भारत के सम्राट अशोक हैं, वो उसका जो हमको प्रमाण मिलता है वो मिलता है महावंश से। महावंश की जो स्रोत सामग्री है वो सिंहली अट्टकथाएं हैं, और सिंहली अट्टकथाएं ही भारत में बहुत सारी अट्टकथाओं के लिए एक तरह से जननी कह लीजिए, या ऐसे कह लीजिए कि स्रोत सामग्री हैं। तो सिंहली अट्टकथाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि नेट वगैरह के एग्ज़ाम में जो है ये पूछा जा सकता है कि विनय पिटक की जो अट्टकथा है, कुरुंदी अट्टकथा जो है, ये किसकी रचना है? बुद्धघोष की, इसकी, या इसमें से किसी की नहीं। तो आप किसी की नहीं लगा सकते हैं कि विनय पिटक की जो अट्टकथा है वो बुद्धघोष ने कुछ और लिखा है।
सुत्त पिटक का कुछ और लिखा है, अभिधम्म पिटक का उन्होंने कुछ और लिखा है। तो आप इसको बढ़िया से रट लीजिए, क्योंकि अगर ये कुरुंदी अट्ठकथा जो है बुद्धघोष से जोड़ दिया गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जो है, और गलत टिक कर देंगे, गलत आंसर दे देंगे। अब मैं प्रॉपर तरीके से बुद्धघोष की अट्ठकथाओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो। साथियों, आप इन ग्रंथों को पढ़ पा रहे होंगे कि बुद्धघोष के द्वारा इतनी अट्ठकथाएं लिखी गई थीं। विनय पिटक की अट्ठकथा, समंतपासादिका है, पातिमोक्ष की अट्ठकथा, कंखा वितरणी है, दीघ निकाय की अट्ठकथा, सुमंगल विलासिनी है, मध्यम निकाय की अट्ठकथा, प्रपंच सूदनी है, संयुक्त निकाय की अट्ठकथा, सारथप कासिनी है, अंगुत्तर निकाय की अट्ठकथा, मनोरथ पूर्णी है, खुद्दक निकाय की अट्ठकथा, खुद्दक निकाय और सुत्त निपात की जो अट्ठकथा है उसका नाम है परमत्थ ज्योतिका, और जातक की भी अट्ठकथा का नाम है परमत्थ ज्योतिका। तो साथियों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेट के एग्जाम में ये पूछ सकता है कि खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय की कौन सी अट्ठकथा है जो संयुक्त रूप से अट्ठकथा है, तो परमत्थ ज्योतिका लिख सकते हैं। और यह भी पूछ सकता है क्रॉस में जो है कि जातक की अट्ठकथा और खुद्दक निकाय और सूदने की अट्ठकथा जो है, इसमें कौन सी समानता है, कौन सी अट्ठकथा हो सकती है। धम्म संगड़ी की अट्ठकथा जो है अट्ठसालिनी है, और विभंग की अट्ठकथा सम्मोह विनोदनी है। और धम्म क्या नाम है, ये जो धम्मपद है इसकी जो अट्ठकथा है पचप कर्ण अट्ठकथा है जो है। धम्म संगड़ी व विभंग को छोड़ करके इसमें जो है विभंग की अट्ठकथा अट्ठसालिनी है, विभंग की अट्ठकथा धम्म संगड़ी की अट्ठकथा अट्ठसालिनी है, विभंग की अट्ठकथा सम्मोह विनोदनी है। और अभिधम्म जो पिटक है, अभिधम्म पिटक की जो अट्ठकथा है इसका नाम है, इसमें है ये है, लेकिन धम्म संगड़ी और विभंग की अट्ठकथा इसमें नहीं है। इस बारीकी को आपको समझना है। धम्म पद की जो अट्ठकथा है धम्म पद अट्ठकथा है। तो साथियों, आप देखिए जो है इतनी मेहनत का काम उन्होंने बिहार में बोधगया से निकले और श्रीलंका में जाकर के सिंघली अट्ठकथाओं को पढ़ करके उन्होंने पाली भाषा में अट्ठकथाएं लिखी जो है। और ये कितनी मेहनत का काम है कि अट्ठकथाओं को पढ़ना और पाली के मूल ग्रंथों को पढ़ना, त्रिपिटक के मूल ग्रंथों को पढ़ना कितना मुश्किल रहा होगा साथियों जो है। साथियों, विनय पिटक में जो है अगर आप देखें तो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहलुओं की ज़बरदस्त उसमें व्याख्या की गई है। इसमें दिलचस्प बात यह है साथियों, आप ये पूछ सकते हैं कि जो बुद्धघोष ने विनय पिटक की अट्ठकथा समंतपासादिका लिखी है, ये किसके कहने पर या किसके निवेदन या किसकी प्रार्थना पर लिखी है। इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम्स में आते हैं। ये बुद्धश्री थे, बुद्धश्री जो है बुद्धश्री स्थविर थे, उनके कहने पर जो है बुद्धघोष ने जो है समंतपासादिका नाम की ग्रंथ लिखा विनय पिटक। साथियों, दीघ निकाय की अट्ठकथा सुमंगल विलासिनी है। दाठा नाग स्थविर के कहने पर बुद्धघोष ने जो है दीघ निकाय की सुमंगल विलासिनी नाम की अट्ठकथा लिखी। और विनय पिटक अट्ठकथा जो है स्थविर, ये स्थविर थे, बुद्धश्री जो है स्थविर थे, उनके कहने पर जो है उन्होंने इस पे लिखा। इसमें भी सामाजिक ऐतिहासिक पहलुओं का जिक्र है। और मध्यम निकाय बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ है, आप उसको बार बार पढ़ना चाहिए। उसी में जो है एक सूत्र आता है आर्य पर्यसन सूत्र, जिसमें भगवान बुद्ध उरुवेला ग्राम को उन्होंने क्यों पसंद किया, राजगीर को क्यों छोड़ दिया, उरुवेला में आए तो उनको क्या चीज़ें अच्छी लगीं, इसके बारे में उन्होंने डिटेल बात किया है। और इसकी चर्चा उन्होंने श्रावस्ती में किया था कि जब हम राजगीर में तपस्या कर रहे थे तो राजगीर को छोड़ करके हम उरुवेला ग्राम क्यों आए और वहाँ पे हमको संबोधि लाभ हुआ, तो कैसे कैसे हुआ, ये पूरे प्रसंग की उसमें व्याख्या की गई साथियों। तो मध्यम निकाय का आप आर्य पर्यसन सूत्र पढ़ सकते हैं। संयुक्त निकाय ये तमाम जो ग्रंथ हैं ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक बातों से और प्रसंगों से भरी पड़ी हैं साथियों जो है। तो इसको आप देख सकते हैं कि आचार्य जो बुद्धघोष ने किस तरीके से लगातार जो है 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी में जो है वो ये काम को कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों बुद्धघोष की कुछ और भी रचनाएं हैं जिसके बारे में मैंने एक आपसे चर्चा किया जो है विशुद्धिमग्गो, ये इनकी लोकप्रिय रचना है
और ये रचना जो है, इसका भी जो आधार ग्रंथ है वो है दीपवंश। आप उसको बहुत बारीकी से देख सकते हैं। दीपवंश और सिंघली अठकथाएं हैं इसका आधार। बुद्ध घोष का एक और ग्रंथ है आणोदय। आणोदय, ये इया है साथियों, जो है इया माने कुछ नहीं होता है पाली में, हिंदी में इया माने कुछ नहीं होता होगा। आणोदय देखिए इया से ये इस ग्रंथ का है नाम, लेकिन ये ग्रंथ जो है उपलब्ध अब नहीं है। और विशुद्धिमग्ग जो है ये हिंदी में इसका अनुवाद हो चुका है ये, और ये अनुपलब्ध है। तो साथियों, बुद्ध घोष का कौन सा ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, खो गया है, कहाँ गया है, क्या किसी को नहीं पता है। तो यह क्वेश्चन आता है कि बुद्ध घोष का कौन सा ग्रंथ है जो खो गया है, या बुद्ध घोष का कौन सा ग्रंथ है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है। विशुद्धिमग्ग का आप उसमें नाम ले सकते हैं। एक दो और ग्रंथ है जिनका ट्रांसलेशन हुआ है, और आणोदय का नाम ले सकते हैं कि जो उनके विलुप्त ग्रंथ हैं। संयुक्त निकाय एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका सारथ कासनी करके, इसमें जो है सारिपुत्र, मोग्गलान और अन्य जो बड़े अज्ञ शावक रहे हैं भगवान बुद्ध के, अगर सारिपुत्र को धम्म सेनापति भी कहा जाता है, संघ नायक भी कहा जाता है, तो इनका जो है वर्णन इसमें जो है संयुक्त निकाय में है। अगर इनके जीवन के बारे में आपको पढ़ना है तो संयुक्त निकाय का आप अध्ययन कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के और बहुत सारे अज्ञ शावक रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में अज्ञ शावकों के बारे में जो है अज्ञ शावकों के बारे में आप अध्ययन करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अज्ञ शावकों की बड़ी भूमिका रही है। तो साथियों, मुझे लगता है कि ये इस वीडियो में इतना ही। आज आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आपको फिर डिटेल में जो है अट्टकथाओं का इतिहास और अनुराधपुरम युग क्या है, डार्क एज क्या है पाली लिटरेचर में जो है, और श्रीलंका में पाली किस तरह से पहुंची, इसकी पूरी जर्नी को आपको बताएंगे साथियों जो है। तो साथियों, आप इसको देख लीजिए।